हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो पहले हम लोग देखेंगे पौधों में किस तरह का परिवहन होता है और पौधों के बाद फिर हम लोग बात करेंगे जंतुओं का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। ये देख रहे हैं, ठीक है। तो परिवहन हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं किसमें? पौधों में। तो फर्स्ट हम लोगों का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट या पौधों में परिवहन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो पौधों में परिवहन के लिए बात करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो परिवहन में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्गन हैं, अंग है, उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि पौधों में जो परिवहन होता है इसके लिए दो स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम, या इसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं संवहन ऊतक, या फिर हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पौधों में परिवहन जो होता है ये किसके द्वारा होता है? संवहन ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। संवहन ऊतक जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर टिश्यू वर्ड यूज़ करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू जो होता है इसमें दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है इसमें जाइलम होगा और दूसरा इसमें होता है कौन सा? फ्लोएम होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इन दोनों की रोल की, जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है ये जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। खनिज पदार्थों का क्या करता है? खनिज पदार्थों का परिवहन करेगा। कौन? जो जाइलम होता है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो रहता है ये क्या करता है? जो भोज्य पदार्थ होता है, फूड मटेरियल होगा, ठीक है, भोज्य पदार्थ, तथा हम बात करते हैं किसकी? हार्मोन्स की। भोज्य पदार्थ तथा हार्मोन्स जो होता है इसका परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। अगर जाइलम की बात कर रहे हैं तो इसका परिवहन कहाँ होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। मतलब जड़ से ये कहाँ ले जाएगा? पत्तियों की ओर होता है। तो इसको लिख सकते हैं जड़ से पत्तियों की ओर ये ले जाएगा। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, इसमें जो परिवहन होगा नीचे से ऊपर की ओर होता है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्लोएम में, तो फ्लोएम में जो परिवहन होता है ये कहाँ से होता है? सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। कैसा होगा? सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है? नीचे से ऊपर भी ले जाएगा और ऊपर से क्या करता है? नीचे भी, ये इस तरह से। अब देखिए ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे किस तरह से ले जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो पत्तियों में होगा। पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है वो धीरे धीरे कहाँ आता है? नीचे की ओर आता है, ठीक है। मतलब तने वाले भाग में, जड़ वाले भाग में, इस तरह से। तो जब ये इस भागों में आएगा तो कुछ भाग ऐसे रहते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे स्टोर हो जाते हैं। जनरली हम बात करते हैं ये जो संग्रहण या स्टोरेज का जो कार्य होता है वो जड़ में होता है, जिसके कारण जैसे हम शकरकंद है, ये इसकी बात कर रहे हैं, जिमीकंद वगैरह है, जहाँ पर भोज्य पदार्थ स्टोर रहता है। अब जब इनमें कलिका आना रहता है या नए बर्ड्स विकसित होते हैं, तब ये जो स्टोरेज भोज्य पदार्थ है फिर से जड़ से कहाँ जाता है? कलिका, ऊपर की ओर जाता है। तो पहले ऊपर से कहाँ आया? नीचे की ओर, फिर नीचे से कहाँ गया? ऊपर की ओर। तो इस तरह से इसकी जो डायरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बाई डायरेक्शनल बोलते हैं, द्विदिशात्मक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसमें जो परिवहन होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में होता है, ठीक है, एक दिशा में। और इसमें जो परिवहन होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल मतलब सभी दिशा या द्विदिशात्मक, ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं जल जो रहता है या जाइलम जो रहता है, इसमें सामान्यतः क्या होता है? मृत कोशिका की अधिकता होती है। मृत कोशिका की अधिकता होता है। और फ्लोएम जो रहता है इसमें क्या होता है? जीवित कोशिका की अधिकता होता है। जीवित कोशिका की अधिकता होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसकी दो पार्ट्स की बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम की। अगर मृत कोशिका की अधिकता होती है, इसमें हम बात करें अपवाद की, एक्सेप्शन की,
तो इसमें आता है कौन सा, जाइलम पैरेन्काइमा। ये इसका एक है जो कैसा होता है, जीवित होता है। ये कैसा होता है, जीवित होगा। जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवित कोश का है, तो एक हो जाएगा कौन सा, फ्लोएम फाइबर। एक याद रखो, ये क्या होता है, मृत होता है, बाकी इसमें जीवित रहता है। तो अगर हम बात करें इसकी डिटेल की तो और देख सकते हैं, जाइलम के 4 तत्व होते हैं, जाइलम वाहिनी, जाइलम वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम जो रहता है ये आ जाएगा कौन सा, स्थूल कोडुतक, या हम बात कर रहे हैं इसके लिए कौन सा, सॉरी दृढ़ोतक आएगा। ये जो स्क्लेरेन मतलब जो फाइबर वाला पार्ट है रेसे करके, जाइलम रेसे और फ्लोएम रोसे करके होता है जिस तरह से। तो ये जो पैरेन्काइमा लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कौन सा है, जाइलम मृदुतक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। जाइलम में क्या होता है, 4 तरह के सेल्स तो होते हैं। इस 4 तरह के सेल्स में क्या होगा, 3 जो रहता है डेड टाइप का होता है, एक जो रहता है वो कैसा रहता है, लिविंग रहता है, वो कौन सा है, पैरेन्काइमा। इसी तरह से इसकी बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में 3 जो रहेगा वो जीवित होगा, एक जो रहता है मृत होगा, वो है फाइबर की। तो ये याद रखिएगा जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड। जनरली इसमें जो पदार्थों का रहता है दिशा याद रखना है, जिसके बेसिस पर यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें परिवहन की जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है। तो परिवहन या जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, 3 तरह का होता है मेन। अगर हम बात करें तो देखिए 3 कौन कौन से होता है, परिवहन प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परिवहन प्रक्रिया जो होता है ये 3 तरह का होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होगा। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा, विसरण। दूसरा आ जाएगा कौन सा, उत्प्रेरित विसरण। और तीसरा हम बात करते हैं, ये हो जाएगा कौन सा, सक्रिय परिवहन की बात कर रहे हैं। ये इस तरह से टोटल कितने तरह की होती हैं, 3 तरह की परिवहन होगा, विसरण, उत्प्रेरित विसरण और सक्रिय परिवहन बोलते हैं। तो यहाँ पर विसरण जो होगा किस तरह से होता है, अधिक मात्रा से कम की ओर होगा, ठीक है, कम की ओर होता है। तो अगर अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है तो इसको हम सिंपल क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। यहां उत्प्रेरित वाले में क्या कंडीशन होगा, यहां पर भी ये क्या होता है, अधिक से कम की ओर होगा, कम की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होगा, ठीक है, झिल्ली के द्वारा। ये हम बात करते हैं किसका हो गया, उत्प्रेरित का। मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पर कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं सक्रिय में क्या होगा, कम से अधिक की ओर होता है, ठीक है, कम से अधिक की ओर होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें कुछ मेथड होगा, क्लियर है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अधिक से कम की ओर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कम से अधिक की ओर होगा। तो इस प्रोसेस के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हम बात करते हैं एटीपी, ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आवश्यकता होती है, क्लियर है। और यहाँ पर भी हम बात करते हैं क्या होगा, आवश्यकता होती है आएगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। चूंकि यहाँ अधिक से कम की ओर हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं अगरबत्ती जलाया,
तो अगरबत्ती जला रहा है तो इसका जो धुआं रहेगा, ये स्मोक बोल रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे जैसे उत्पन्न हो जाएगा तो ये धीरे धीरे यहाँ से फैलते हुए कहाँ जाएगा, दूसरी जगह पर जाएगा जहाँ पर नहीं है। तो जब यहाँ पर रिलीज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक, और इधर जहाँ पर हम बात करें नहीं जल रहे उधर उसकी मात्रा कम है, तो यहाँ से ये अधिक से कम की ओर धीरे धीरे इस तरह से क्या होते जाएगा, फैलते जाएगा। तो ये हो गया विसरण। अब सपोज इसी प्रोसेस में हम क्या करें, कुछ एक फिल्टर लगा दे रहे हैं मेम्ब्रेन, तो अगर ये अधिक से कम की ओर एक फिल्टर को पार करके जा रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा उत्प्रेरित, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। और सक्रिय में क्या होता है, यहाँ पर कम से अधिक की ओर ले जाते हैं, मतलब जिधर मात्रा कम है उधर से अधिक की ओर। तब सीधी सी बात है कम से अधिक की ओर ऐसा फ्लो तो होता नहीं है, अगर इस तरह से फ्लो कराना है तो हमको कुछ पावर या एनर्जी लगाना पड़ेगा। वो एनर्जी किस रूप में हमको आवश्यकता होगी, एटीपी की। तो यहाँ पर चूंकि कम से जा रहे हैं इसलिए एटीपी की आवश्यकता होगी, बाकी इन दोनों में एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। तो ये हम बात कर रहे हैं 3 प्रोसेस की। इस 3 प्रोसेस के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड जो पौधों में परिवहन होता है उससे रिलेटेड पॉइंट्स की। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा, ऑस्मोसिस की। तो हम बात कर रहे हैं इसके बाद ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस या परासरण की। ऑस्मोसिस या जो परासरण होता है इसमें हम बात कर रहे हैं गति या जो मोमेंट होगा, मतलब जो परिवहन होता है ये किसका होता है, विलायक का होगा। ठीक है, विलायक का होता है। अब विलायक कहाँ गति करता है, तो विलायक जो रहता है इसके लिए हम बात करते हैं जहां पर सांद्रता कम होती है वहां से सांद्रता ज्यादा की ओर गति करेगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, ये इस तरह से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। ठीक है, क्या होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली पाया जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं कुछ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं हिंदी में इसको, अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं, देखिए ये क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर, मतलब कम से अधिक की ओर जाएगा। मोमेंट जो होता है इसमें किसका होता है, विलायक या फिर सॉल्वेंट का होता है। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं, देखिए इसको सिंपल बता सकते हैं, एक ये एपरेटस है, एक ये एपरेटस है, दो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन मतलब पात्र होता है। सपोज इस मेम्ब्रेन को हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक सेमी परमिएबल इस तरह से मेम्ब्रेन लगा दे रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, 20 ग्राम पर लीटर है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितना, 50 ग्राम पर लीटर। ये इसकी हम कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20 ग्राम है, यहाँ पर 50 ग्राम है। इसका मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन अधिक है। अब कंसंट्रेशन जो रहता है वो विलेय से लेते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है उसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसकी सांद्रता कम होती है। इसका मतलब अगर इसकी सांद्रता कम है तो इसमें विलेय क्या है, कम है। अब अगर विलेय कम है तो दूसरा कंपोनेंट जो होता है विलायक, विलेय और विलायक मिलकर विलयन बनाता है। तो यहाँ पर अगर विलेय कम है इसका मतलब विलायक क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए हमने टर्म्स वर्ड यूज किए हैं कि कम सांद्रता से अधिक, जहां कम होगा वहां विलायक ऑटोमेटिक ही ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में ए से कहां जाएगा, बी की ओर जाएगा, कौन, विलायक जो रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मोमेंट होता है। अब ये इस तरह की मोमेंट के बेसिस पर अगर ऑस्मोसिस को हम बात करें तो इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 ग्रुप में, एक होता है इसमें अंतःपरासरण और दूसरा हम बात करते हैं इसमें आ जाएगा कौन सा, बाह्य परासरण। अंतःपरासरण क्या होगा, सपोज ये एक सेल है, कोशिका है, अब यहां से इसको हम क्या कर रहे हैं, एक वाटर में या प्योर सॉल्वेंट में रख दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में वाटर जो रहेगा ये इस तरह से, और ये सेल है तो कोशिका है, तो यहां से विलायक जो रहेगा वो कहां जाएगा, अंदर की ओर, इस तरह से वाटर अगर ये अंदर की ओर जा रहा है तब इसको हम क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण। जब विलायक के अणु
अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर की ओर गति करती है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण। और अगर ये क्या होगा, सेम प्रोसेस बाह्य परासरण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बाह्य परासरण कब बोलेंगे, ये कोशिका है, ये क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जल यूज किया है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सीरा यूज किया हुआ है, ठीक है। सीरा मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो अगर यहाँ सीरा यूज कर रहे हैं तो कोशिका के अंदर की जो जल रहेगा वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। अगर ये बाहर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण बोलेंगे। क्लियर है। तो बहुत सिंपल हमको याद रखना है, अगर कोशिका को हम क्या करते हैं, जल में रखते हैं, तो कोशिका जल को अवशोषित करता है, मतलब कोशिका के अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण। अगर कोशिका को हम सीरा में रख रहे हैं, इसका मतलब जल के अणु जो रहेंगे ये क्या होगा, कोशिका से बाहर की ओर गति करेगा, बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण बोलेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, किशमिश को जल में रखने पर फूल जाना, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, अंतःपरासरण। अगर हम किशमिश को क्या कर रहे हैं, जल में रखते हैं, वाटर में रखते हैं, तो वो जल को अवशोषित कर किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और अंगूर बन जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, अंतःपरासरण। जस्ट अपोजिट इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब अगर अंगूर को हम सीरा में रखेंगे तो अंगूर का जो रस होगा सीरा से कम गाढ़ा होगा, इसका मतलब सांद्रता अंगूर के रस की कम होगी, तो अंगूर से वाटर कहाँ आएगा, बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, ये हो जाएगा बाह्य परासरण का। क्लियर है। तो ये हम इस तरह से सिंपल बता सकते हैं कि जब अंगूर को हम किस में रखेंगे, अंगूर को जैसे हम सीरा में रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीरा में रखेंगे तो श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा बाह्य परासरण की। इसका एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अंगूर को सीरा में रखने पर सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाना ये बोल रहे हैं। अगर ये सिकुड़ जा रहा है तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, बाह्य परासरण का, और अगर फूल जा रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, अंतःपरासरण। क्लियर है। ये दो एग्जाम्पल हम बात करते हैं अंतः और बाह्य परासरण से रिलेटेड, या फिर हम बात करें परासरण से रिलेटेड। नेक्स्ट, परासरण के बाद हम लोगों को देखना है, इसमें एक होता है इसमें अंतःचूषण का, अंतःचूषण इंग्लिश में बोलते हैं इनबिबिशन बोलते हैं। अब इसका एक डेफिनेशन हम बहुत सिंपल बता सकते हैं, अंतःचूषण क्या होता है, इनबिबिशन, जब किसी ठोस या अर्धठोस पदार्थ को विलायक में रखा जाता है तब वो विलायक को अवशोषित करके फूल जाता है या फिर फैल जाता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, अंतःचूषण बोलते हैं। डेफिनेशन बताए, जब किसी ठोस या अर्धठोस पदार्थ को जल में रखा जाता है तो वह जल को अवशोषित कर क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, अंतःचूषण। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जब किसी ठोस या अर्धठोस पदार्थों को विलायक या जल में रखा जाता है तब वो उसको अवशोषित करके फूल जाता है या फिर फैल जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अंतःचूषण। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं, कौन सा आएगा, सूखा चना आएगा। ठीक है, सूखा चना याद होगा, जब हम सूखा चना को क्या करते हैं, रात्रि में एक ग्लास में हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं पानी डाल के, तो सुबह देखते हैं वो क्या करता है, जल को अवशोषित करके फूल जाता है या और अंकुरित होने लगता है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं, ये प्रोसेस किस में आता है, अंतःचूषण। सूखा चना मतलब ठोस वाले में आ जाएगा और वो फूल रहा है, उस फूलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतःचूषण।
इसका एक और एग्जाम्पल जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सी क्रिया है करके, बरसात के दिनों वाला, जैसा कि अभी का दिन जो चल रहा है, बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजा या खिड़की ठीक से बंद नहीं होते हैं, ठीक से बंद नहीं होता। तो ये इसका भी हम बात करते हैं रीज़न कि जो बरसात के दिन होता है उसमें लकड़ी के जो दरवाजे हैं या खिड़की है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता है या बंद नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो हम बात करते हैं जो बरसात के दिनों में क्या होता है, जो मॉइस्चर या नमी होता है उस नमी को जो वो लकड़ी या वुड रहता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे जैसे अवशोषित करता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। अब फूलेगा इसका मतलब वो फिर क्या होगा, प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाएगा। तो यही हम कंडीशन बताते हैं। जनरली जो बरसात के दिन होता है वहाँ पर दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसका जो शेप रहता है वो थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन में वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो ये हो गया अंतःचूषण का जो हम लोगों को इसमें देखना था। अंतःचूषण के बाद हम लोगों को देखना है इसमें वाष्पोत्सर्जन को देखना है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये हम लोगों को देखना है, वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपिरेशन। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, वाष्पोत्सर्जन मतलब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन या जल का वाष्प के रूप में हानि क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो सिंपल डिफिनेशन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, ये हो जाएगा कौन सा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। अब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो ये बोल सकते हैं किसके द्वारा होगा, रंध्र की सहायता से होता है। रंध्र की सहायता, या इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, स्टोमेटा की सहायता से। ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जो रहता है इसके हम सीधे बात कर रहे हैं किसकी, प्रकार की बात कर रहे हैं। ट्रांसपिरेशन जो रहता है ये हम बेसिकली 3 टाइप्स की बात करते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अगर हम बात कर रहे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की, मतलब इसमें वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होगा ये किसके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा होगा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं रंध्र के द्वारा होता है। दूसरा, ये क्या होता है, सबसे सामान्य प्रकार के होता है, मतलब वाष्पोत्सर्जन का जो अधिकांश हम बात कर रहे हैं प्रकार होता है, ये जल का अधिकांश मात्रा जो रहेगा वो उसका एक्चुअल में जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 to 90% कुल वाष्पोत्सर्जन का, मतलब कुल वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसका 80 से 90% जो होता है वो किस तरह से होता है, ये रंध्री टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप का होगा। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा, क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, या फिर हम बात कर रहे हैं उपत्वची बोल रहे हैं। उपत्वची जो रहेगा इसको स्टोमेटल बोलते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्यूटिकुल या बाह्य त्वचा के द्वारा जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूटिकुल। तो यहाँ पर क्या होगा, उपत्वचा के द्वारा होता है, ये उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होगा। अब अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज की, तो इसकी परसेंटेज हम बात कर रहे हैं 10%, 10% कुल वाष्पोत्सर्जन का, मतलब तो कुल वाष्पोत्सर्जन का जो 10% है वो किसके द्वारा, किस टाइप का होता है, तो उपत्वची टाइप का होता है, क्यूटिकुलर होता है।
क्लियर है? मतलब 80 to 90% पार्ट जो रहेगा स्टोमेटा के द्वारा, और कुछ लगभग 10 या 8 से 10% जो पार्ट होता है वो एपिडर्मल की जो बाह्य त्वचा रहता है क्यूटिकल, वो उसके द्वारा वो कहाँ से रिलीज होगा, बाहर या एटमॉस्फेयर की ओर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके सेकेंड टाइप का क्यूटिकुलर में। क्लियर है? नेक्स्ट हम इसमें थर्ड टाइप की बात आ रहे हैं। थर्ड जो रहता है इसको हम बोलते हैं लेंटिकुलर टाइप का। लेंटिकुल मतलब ये होता है वात रंध्र, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसको बोल रहे हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन बोल रहे हैं। अब वात रंध्र होता क्या है? वात रंध्र मतलब क्या होता है? ये स्टोमेटा जैसा ही एक छिद्र होता है जो कि तना में पाया जाता है। तना में पाए जाने वाले स्टोमेटा को जनरली हम क्या बोलते हैं? वात रंध्र बोलते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो लगभग हम बात करते हैं 1% होता है। 1% जो ट्रांसपिरेशन होता है मतलब टोटल का बहुत कम मात्रा बोल सकते हैं, ये वात रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो देखना था वो ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड जो पॉइंट देखना था ये हो जाएगा। अब हमको इसमें ट्रांसपिरेशन जो मेन चीज जो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू। तो हम इस पे मेन जो है वो स्टोमेटा को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देखिए स्टोमेटा जो रहता है वो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, और कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा से रिलेटेड पॉइंट की। देखिए हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा रंध्र की बात कर रहे हैं। रंध्र या स्टोमेटा होता क्या है? तो सिंपल डिफिनेशन है, पत्तियों की बाह्य सतह पर, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या फिर लोअर हो, ऊपरी त्वचा हो या निचली त्वचा, तो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है? स्टोमेटा कहलाता है। ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। ये क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र ये होता है। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो रहता है ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट में इसकी संरचना क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में ये क्या होता है? डंबल शेप का होता है। एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री इसमें ये क्या होता है? डंबल शेप का होगा। और अगर हम बात करें किसकी? डाइकॉट की, तो डाइकॉट मतलब हम बात करें द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री जो होगा यहाँ पर क्या होता है? ये किडनी शेप्ड होता है, किडनी शेप का होता है। ठीक है, ये याद रखते हैं। जैसा कि देखिए दोनों का स्ट्रक्चर हम बात कर सकते हैं। अगर किडनी शेप की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होगा? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। ये इस तरह की, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये किसका है? किडनी शेप का है। ठीक है, अगर डंबल शेप की बात कर रहे हैं तो डंबल शेप में कैसा होगा? ये इस तरह की, अगर ये इस तरह की स्ट्रक्चर है तो ये क्या कहलाएगा? डंबल शेप कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इसको ऐसा बना सकते हैं। ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो मेन हम बात कर रहे हैं इसमें जो कंपोनेंट्स की, 3 कंपोनेंट्स होता है। फर्स्ट इसकी जो सेंटर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं पोर, छिद्र वाला भाग है ये। ठीक है, ये जो सेंटर में दिख रहा है ये क्या है? इसका पोर वाला भाग। इसके बाद इसकी जो बाहर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, रक्षक कोशिका।
ये हो गया छिद्र, ये हो गया रक्षक कोशिका, और ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल या फिर सहायक कोशिका बोलते हैं। ये इस तरह से इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? बीच का होता है पोर, छिद्र, उसके बाहर जो सराउंडिंग होता है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, और ये बाहर जो दिख रहा है सब्सिडियरी सेल। ये जो बीच वाला जो भाग दिख रहा है गार्ड सेल्स, इस गार्ड सेल्स में क्या पाया जाता है? एक स्पेशल पार्ट जो इसकी फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, ये है कौन सा? इसमें क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, स्टोमेटा के कौन से भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ये रक्षक कोशिका में पाया जाता है, गार्ड सेल्स में। क्लियर है? इसमें भी समझ में आ गया होगा। ये सहायक कोशिका, ये गार्ड सेल, और बीच में जो दिख रहा है छोटा सा पार्ट, ये क्या है? इसका पोर वाला भाग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। ये जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ACF एग्जाम में। तो हम बात कर रहे हैं इसके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि की। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि को हम 3 तरह से या 3 थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन से है थ्योरी? देखिए, पहला थ्योरी हम बात करते हैं, इसमें आता है ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरी या परासरण सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा इसका जो थ्योरी है इसमें आएगा कौन सा? स्टार्च शुगर कन्वर्जन सिद्धांत आएगा। और तीसरा हम बात करेंगे इसमें जो आता है वो है कौन सा? जो एक्टिव K+ या हम बात कर रहे हैं मेलेटायन थ्योरी। तो हम बात कर रहे हैं पहला मैकेनिज्म के पहले, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा डे में क्या होता है? ओपन होता है, दिन में खुला होता है, और नाइट में क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, ये सामान्य प्रोसेस होता है। दिन के समय खुला हुआ रहेगा और रात्रि में क्या होता है? बंद होता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे इसके अपवाद है जिसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अपवाद की बात कर रहे हैं तो अपवाद में क्या आता है? जैसे हम बात करें नागफनी, कैक्टस, फर्न, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होगा? दिन के समय स्टोमेटा बंद रहेगा और रात्रि में क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो ये इसका क्या है? एक्सेप्शन या अपवाद आता है। ऐसे स्टोमेटा जो दिन के समय खुलता है उसको बोलते हैं फोटो एक्टिव, और जो रात्रि के समय खुलता है उसको स्कोटो एक्टिव, प्रकाशानुचालित और तिमिरानुचालित। मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये इसको याद रख सकते हैं। हम बात करें इस स्टोमेटा का नाम क्या है? फोटो एक्टिव, प्रकाशानुचालित बोल रहे हैं, ये हो जाएगा। क्लियर है? प्रकाशानुचालित और तिमिरानुचालित, ये इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो हो जाएगा स्टोमेटा के लिए जो हम जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अब इसके खुलने और बंद होने की क्रियाविधि में देखो 3 क्रियाविधि देखना है। सबसे पहला क्रियाविधि में हम बात करते हैं, ये है परासरण सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? परासरण सिद्धांत। देखिए, परासरण सिद्धांत क्या बोलता है? अगर रक्षक कोशिका में परासरण दाब बढ़ेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और अगर परासरण दाब कम रहेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं रक्षक कोशिका में। रक्षक कोशिका में अगर इसमें क्या है? परासरण दाब अधिक है, अधिक होता है, तब रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये इसका क्या है? थ्योरी है। ठीक है, या सिद्धांत बोल सकते हैं। तो सिंपल याद रख सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, अगर ये क्या है? अधिक है, तो स्टोमेटा क्या होगा? स्टोमेटा जो रहेगा खुला रहेगा। ठीक है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये क्या है? कम होगा। ठीक है, तब स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये केवल इतना ही याद रखिए, फर्स्ट के लिए इतना ही है। दूसरा जो है इसमें आएगा कौन सा? दूसरा थ्योरी है स्टार्च शुगर, स्टार्च शर्करा
परिवर्तन सिद्धांत बोल रहे हैं, ठीक है, परिवर्तन सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर शुगर है तो शुगर रक्षक कोशिका में बोल रहे हैं, रक्षक कोशिका की बात कर रहे हैं। अगर इस रक्षक कोशिका में शुगर है तो स्टोमेटा क्या होगा, रंध्र जो रहेगा खुला होगा, ठीक है, या खुल जाएगा। और अगर स्टार्च है तो स्टार्च की कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद होता है, बंद होगा लिख लो, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। तो स्टार्च शुगर परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार अगर रक्षक कोशिका गार्ड सेल्स में स्टार्च उपस्थित है तो स्टोमेटा बंद रहेगा, शुगर उपस्थित रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम रिलेट करते हैं पहले सिद्धांत से। पहला सिद्धांत है ऑस्मोटिक रेगुलेशन। अगर शुगर रहेगा तो शुगर जो है वो जल में घुल जाएगा, जब घुलेगा तो उसका कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ेगा तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, और परासरण दाब बढ़ता है तो हमको पता है स्टोमेटा खुल जाता है। तो शुगर जो रहता है ये घुलकर सांद्रता को बढ़ाता है, मतलब ये पहले से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन स्टार्च जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता है, अघुलनशील होता है, इसलिए वो फिर उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक थर्ड थ्योरी है, इसके लिए हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी, एक्टिव K+ या हम बात करते हैं मैलेट आयन सिद्धांत। तो ये तीन थ्योरी है जो रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं मैलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, मैलेट या फिर K+ आयन जो रहेगा तो स्टोमेटा जो रहता है इस मैलेट के कारण क्या होगा, जैसे मैलेट या पोटेशियम मैलेट बोल सकते हैं, के मैलेट पूरा हिंदी में ही लिख देते हैं, पोटेशियम मैलेट का निर्माण होगा। अगर इसका निर्माण होगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ये दाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और परासरण दाब बढ़ेगा तो रंध्र जो रहेगा ये क्या होगा, स्टोमेटा खुल जाएगा, खुल जाएगा बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब ओपन हो जाएगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए तीन थ्योरी, परासरण दाब अगर हाई हुआ तो खुल जाएगा, शर्करा अगर रहा तो खुल जाएगा, या मैलेट का फॉर्मेशन होगा तो उससे भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और फिर स्टोमेटा खुल जाएगा। तो ये तीन थ्योरी है जो स्टोमेटा से रिलेटेड है, ठीक है। एक छोटा सा हम बात करते हैं इसमें जो पॉइंट्स है वो है जल का अवशोषण। तो देखिए जल का अवशोषण की बात कर रहे हैं, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण जो रहता है दो तरह का होता है, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय जो रहता है एटीपी की आवश्यकता होती है, जैसा कि पहले हम बात किए, आवश्यकता होगी और इसमें नहीं होगी, ये दो कंडीशन हम बात करते हैं, ये इतना ही है, ठीक है। हम बात कर रहे थे जल के अवशोषण की। तो जल का अवशोषण दो तरह का होता है, जैसे कि हम बात किए सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन या इनएक्टिव बोल सकते हैं। तो सक्रिय में एटीपी की आवश्यकता होगी, निष्क्रिय में एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं जल के अवशोषण की, जो सक्रिय और निष्क्रिय है इसकी डिपेंडेंसी की। तो याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं सक्रिय अवशोषण की, तो सक्रिय अवशोषण जो रहेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, श्वसन पे निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, श्वसन पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। श्वसन पर निर्भर क्यों होता है, क्योंकि श्वसन से इसको क्या मिलेगा, एटीपी, ऊर्जा मिलेगा, और सक्रिय के लिए क्या आवश्यक होता है, एटीपी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं जो सक्रिय अवशोषण होता है वो श्वसन पर निर्भर होता है।
अगर हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय की, तो जो निष्क्रिय अवशोषण होगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वाष्पोत्सर्जन पर डिपेंड करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल बोल सकते हैं, खिंचाव बल, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता जाएगा जल की कमी होते जाएगा पत्तियों में, और फिर वो नीचे से जल को क्या करते जाएगा, खींचते जाएगा, तो ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल वाला जो कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, वो है रसारोहण। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा, रसारोहण। रसारोहण मतलब रस का आरोहण, और रस वर्ड जो यूज होता है वो जल खनिज पदार्थ के मिक्सचर को बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रस का आरोहण, ये क्या कहलाता है, रसारोहण। आरोहण मतलब जड़ से क्या होगा, जड़ से पत्ती की ओर बोल रहे हैं, पत्ती की ओर, ये इस तरह से, इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कौन सा, रसारोहण वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब रसारोहण के लिए एक थ्योरी है जिसका है हम बात कर रहे हैं डिक्सन एवं जालीवाद बोलते हैं, डिक्सन एवं जालीवाद। इस डिक्सन और जाली ने एक थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल सिद्धांत। अब ये एक्चुअल में वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल है क्या, तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल बता सकते हैं। सपोज ये हम बात कर रहे हैं एक टिपिकल प्लांट्स का स्ट्रक्चर की, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। सपोज ये एक तना वाला पार्ट है और इधर से ये जड़ वाला पार्ट है, इधर से एक पत्ती बना रहे हैं, ये इस तरह से, क्लियर है। अब इस जड़ में ये क्या है, शाखाएं बनाएं, ये इस तरह से। पत्ती के बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं रसारोहण, मतलब ये जड़ के द्वारा जो जल और खनिज पदार्थ एब्जॉर्ब हो रहा है वो ऊपर कैसे चढ़ता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं जो एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वाष्पोत्सर्जन में मैंने बताया था क्या होता है, सपोज ये एक पत्ती है तो पत्ती की जो मार्जिन होगा ये इस तरह से, इस मार्जिन वाला पार्ट में ये किनारे वाले भाग से सबसे पहले जो वाटर ड्रॉप्स होंगे इसमें, ये वाटर ड्रॉप्स इस तरह से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाता है, उत्सर्जित हो जाएगा। ये इस तरह से इसमें क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, ऐसा। अब जैसे ये जल उत्सर्जित होगा तो यहाँ पर क्या होगा, खाली जगह बचेगा। तो इस खाली जगह की पूर्ति के लिए ये क्या करता है, इसकी जो शाखाएं हैं यहाँ से जल अवशोषित करता है। ये शाखाएं जो रहेगा, अब ये यहाँ तने वाले भाग से जल को अवशोषित करेगा, तना जो रहता है ये बेस वाले भाग से जल को अवशोषित करेगा, बेस जो रहेगा जड़ से जल को अवशोषित करता है, जड़ जो रहता है इस तरह से शाखा से, और शाखा जड़ की जो शाखाएं हैं वो मिट्टी से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर एक खिंचाव बल काम कर रहा है। जैसे ऊपर में काम हुआ तो वो नीचे से ले रहा है, फिर ये नीचे इसके नीचे से ले रहा है, इस तरह से वो कंटिन्यू क्या होता है, जल को ऊपर की ओर ट्रांसफर करते जाता है। तो इस तरह से चूंकि खिंचाव बल है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये थ्योरी दिया था डिक्सन एंड जाली ने। इसी के कारण हम बात करते हैं जो निष्क्रिय, अब इसमें ऊर्जा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर क्या है, जहां जल नीचे अगर अधिक है और ऊपर में कम है तो वो सीधे डायरेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उसमें हम बात करते हैं डिफ्यूज होता है, विसरण होता है, और विसरण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। एक हम लोगों को देखना है बिंदु स्त्राव, बिंदु स्त्राव या इसको हम बोलते हैं गटेशन। अब बिंदु स्त्राव के लिए बोल रहे हैं जल का बूंद के रूप में स्त्रावण, या फिर हम बात कर रहे हैं हानि, ये क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। बिंदु स्त्राव की क्रिया जो होता है ये जल रंध्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइडेथोड, के द्वारा होता है। ठीक है, बिंदु स्त्राव जो होता है
यह सामान्यतः रात्रि के समय होता है, रात्रि के समय होता है, ठीक है। और एक चीज और, मूल दाब के कारण होता है। मूल दाब मतलब क्या होता है, इस जड़ या मूल के द्वारा जो आरोपित दाब होता है, जैसे जैसे ये क्या करेगा, जल और खनिज पदार्थ को अवशोषित करके स्टोर करते जाएगा, उस स्टोरेज के कारण यहाँ पर एक दाब आरोपित होगा, प्रेशर, वो प्रेशर इसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो ये प्रेशर जैसे जनरली क्या होता है, नाइट के समय ज्यादा होता है, इसलिए बिंदु स्त्राव भी क्या होता है, रात्रि के समय होता है, ठीक है। तो इसके लिए 4 पॉइंट, एक तो ये जल का बूंद के रूप में उत्सर्जन जल रंध्र के द्वारा होता है, रात्रि के समय होता है, और मूल दाब के कारण होता है, ठीक है। तो ये प्लांट में जो परिवहन से रिलेटेड जो प्रोसेस है या घटना फिनोमिना है, ये इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।